आज हम डिस्कस करेंगे द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द टॉपिक न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, उसको कैसे लर्न करना है, उसको बोर्ड के लिए कैसे तैयार करना है पूरे टॉपिक को। तो देखिए न्यूक्लियोसोम जो है ये टॉपिक हमारा अंडर आएगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की, मतलब डीएनए को कैसे पैक किया जाए। तो देखिए बात आती है कि ये ज़रूरी क्यों है डीएनए को पैक करना। तो लेट मी टेल यू कि जो डीएनए हमारा होता है ये बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर, आई मीन इट इज़ अराउंड 2 मीटर लॉन्ग पॉलीमर। 2 मीटर लॉन्ग पॉलीमर को एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पैक करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है किस तरीके से हम डीएनए को पैक करेंगे। तो देखिए टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर। अगर हम डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में अगर डिस्टेंस को लेते हैं तो वो डिस्टेंस हमारी होती है 0.34 नैनोमीटर एंड दैट बिकम्स 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर अगर हम उसको चेंज करेंगे। ओके, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स विद डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर दैट इज, तो हम डिस्टेंस को क्या लेंगे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। इट कम्स आउट टू बी 2.2, तो हमारी वो आएगी 2.2 मीटर। अ लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशंस ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। अभी इतना बड़ा डीएनए हमारा निकल के आ गया जो कि इतनी तो हमारी न्यूक्लियस की भी डायमेंशन नहीं है, इतना बड़ा हमारा डीएनए है। मैंने आपको इसलिए पहले बताया कि डीएनए 2 मीटर करीब लॉन्ग है, इतनी तो न्यूक्लियस की भी डायमेंशन, इतनी न्यूक्लियस में भी जगह नहीं कि उसको पैक कर सके। तो बात आती है कि वो न्यूक्लियस के अंदर उस डीएनए को हम किस तरीके से ऐसी पैकेजिंग करके वो डीएनए पूरा फिट आ जाए। इसको समझने के लिए हमें दे दिया गया एक मॉडल समझने के लिए कि ये मॉडल की तरह डीएनए पैक होता है। नाउ सी, ये क्वेश्चन जो नीचे ये अभी हम सॉल्व करेंगे, आई विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ अ लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल डीएनए इज 1.36 नैनोमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अभी हम जस्ट नेक्स्ट करेंगे। लेट्स सी नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कैसे डीएनए की पैकेजिंग होगी देखिए। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई। ई कोलाई आपको पता है एक बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल्स हमारे बैक्टीरियाज हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मतलब यहाँ न्यूक्लियस नहीं है। दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। तो इनके पास इनका कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसके बावजूद भी इनका डीएनए स्कैटर्ड क्यों नहीं होता, बात ये आ रही है। न्यूक्लियस नहीं है फिर भी इनका डीएनए इधर उधर स्कैटर्ड नहीं है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, इज बीइंग हेल्ड विथ सम प्रोटीन। डीएनए वहाँ पे कुछ प्रोटीन से हेल्ड होता है और उन प्रोटीन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो दोनों एक रीजन पे इकट्ठे रहते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल्स का भी डीएनए हमारा स्कैटर्ड नहीं होता न्यूक्लियस होने के बाद भी, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है। वहाँ पे प्रोटीन की बॉल्स होंगी जो कि उनको हेल्ड कर लेंगे, तो डीएनए हमें वहाँ पे इधर उधर नहीं दिखेगा। ये होता है प्रोकैरियोट में रीज़न कि वाई डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड। ये एग्जाम में आ सकता है इन प्रोकैरियोट्स। तो अब यहाँ से आंसर लिख देंगे इसका। अब देखिए बात करते हैं यूकैरियोट्स की। उससे पहले आपको बता दूं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों है। तो देखिए डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, पी, सबको पता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो हमारा होता है इट इज़ वेरी सिमिलर टू फॉस्फोरिक एसिड। द फॉस्फेट ग्रुप इज़ वेरी सिमिलर टू फॉस्फोरिक एसिड एंड पी आयंस आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पी आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसी वजह से हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पूरा का पूरा हमारा डीएनए में है, इसलिए डीएनए नेगेटिवली चार्ज इनकी वजह से होता है। देखिए ये भी एग्जाम में आ सकता है, वाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। आपको लिखना होगा इट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप इज वेरी सिमिलर टू फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया। और पी आयंस जो हमारे होते हैं दे कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाइए, बात करते हैं यूकैरियोट्स में डीएनए कैसे पैक होता है। तो यूकैरियोट्स की बात करें, इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी में अगर हम बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? देर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। हमारी बॉडी में एक सेट है पॉजिटिवली चार्ज का जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन। जैसे कि हमने बोला था कि प्रोकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज है, वो डीएनए में रैप हो रहा है, डीएनए उसमें रैप हो रहा है। अब हमारे वो थोड़े स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करने के लिए उन प्रोटीन्स के नाम दे दिए हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिक प्रोटीन्स है जिनका नाम है हिस्टोन्स। अब देखिए, अ प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन। अब देखिए जो प्रोटीन हमारे डीएनए में प्रेजेंट है वो प्रोटीन का चार्ज
डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यूज़, कितने बचे हुए अमीनो एसिड उसके पास हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा मोर पॉजिटिव होगा, जितने कम होंगे उतना ज़्यादा कम पॉजिटिव होगा। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज। तो देखिए हिस्टोन्स जो हमारे होते हैं ये रिच होते हैं किसमें, बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज में, जैसे कि लाइजीन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन हमारे दो तरीके के अमीनो एसिड से बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन बने होते हैं, अमीनो एसिड सबको पता है, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो हिस्टोन हमारे दो प्रोटीन से बने हैं, आर्जिनिन एंड लाइजीन, ये दोनों हमारे मिलकर बनाते हैं हिस्टोन। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, और ये दोनों हमारे अमीनो एसिड अपनी साइड चेन्स में पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। अब देखिए अमीनो एसिड रेसिड्यू क्या लिख लो इसके बारे में। व्हाट इज अमीनो एसिड रेसिड्यू, आपको पता होना चाहिए। व्हेन टू और मोर अमीनो एसिड कंबाइन, जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, और फिर क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। सबको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन कब बनेगी, जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड चेन में आएंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। द एलिमेंट ऑफ वाटर इज रिमूव, तो यहाँ से वाटर का एलिमेंट रिमूव होता है, और जो बचता है वहाँ पे फिर उस चेन में जो बचता है दैट इज नोन एज अमीनो एसिड रेसिड्यू, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू। जब उस चेन में से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, जो बचता है द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज अमीनो एसिड रेसिड्यूज। क्लियर हो गया। तो मतलब आप लिख सकते हैं -H2O फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड चेन, व्हाट इज रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग वाटर इज अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो देखिए बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो हमारे बच रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे अपनी साइड चेन में। अब देखिए हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। तो हमारे हिस्टोन जो प्रोटीन है जो लाइजीन और आर्जिनिन के बने, वो इस तरीके से अपना आपको अरेंज करेंगे, वो एक यूनिट बनाएंगे, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर 8 मॉलिक्यूल होंगे। एक बॉल, मान लो एक बॉल है मेरे पास सपोज मेरे हाथ में, उस बॉल के अंदर अगर हम टुकड़े गिनूँ कितने हैं मॉलिक्यूल्स के, तो उसके अंदर 8 टुकड़े हैं, वो मिलकर एक बॉल बना रहे हैं। उसी को बोलते हैं हिस्टोन का ऑक्टामर। ऑक्ट मतलब 8, ऑक्ट मतलब 8, एक बॉल में 8 टुकड़े। ओके, अब देखिए द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। तो जो हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है वो हमारा डीएनए जो बॉल है हिस्टोन की उसके ऊपर लिपटी होती हैं, उसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है बॉल्स के ऊपर। तो मतलब ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है। नेगेटिवली चार्ज इज रैप्ड ओवर द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोजोम है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। एक न्यूक्लियोजोम का स्ट्रक्चर देगा ये हमें। आर टिपिकल न्यूक्लियोजोम कंटेन्स अबाउट 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। अगर हम एक टिपिकल न्यूक्लियोजोम की बात करें, एक पूरा स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोजोम का बॉल्स के ऊपर जैसे डीएनए रैप्ड है, तो उसमें करीब हमारे 200 बेस पेयर डीएनए में रैप्ड होंगे एक न्यूक्लियोजोम में, अराउंड 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। तो देखिए हमारा जो न्यूक्लियोसोम होगा वो हमारा रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब बार बार वो रिपीट होगा। एक बॉल के ऊपर पूरा डीएनए घूम गया, फिर दूसरी बॉल, फिर दूसरी बॉल, फिर दूसरी बॉल। जब ऐसा स्ट्रक्चर रिपीट होता है बार बार हमारा, मतलब बहुत सारी बॉल में धागा लिपटा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब होता है थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस। धागे की तरह आपको न्यूक्लियस में कलर्ड बॉडीज़ दिखेंगी, वो होता है क्रोमैटिन। फिगर में देखिए 5.4b में धागा है, उसको छोटी छोटी बॉल्स दिख रही है आपको, माला की तरह दिख रहा है, तो ये आपका क्रोमैटिन है पूरा का पूरा। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन, अगर हम न्यूक्लियोसोम को देखें इस पूरे धागे की बॉल्स में, अगर हम न्यूक्लियोसोम को ढूंढे ना तो हम उसको डिफाइन करेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। धागे पे माला पिरोई हो, बीड्स ऑन मोती, स्ट्रिंग एक धागे पे हमने क्या कर दिया, माला को पिरो दिया, मोतियों को डाल दिया, तो वैसा हमें जो पूरा अपीयरेंस दिखेगा वो हमें दिखेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, और ये हमें दिखेगा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, EM, बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा हमें ये स्ट्रक्चर। वी आर नॉट एबल टू सी इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम स्कूल्स में यूज़ करते हैं। अब देखिए द बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। जो ये हमारे बीड्स होते हैं स्ट्रिंग में,
ये हमारे ऐसे पैक्ड होते हैं कि वहाँ पे क्रोमैटिन के फाइबर्स बड़े बड़े रेशे बने दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम, और यही वहाँ पे कंडेंस होते हैं, पूरा घूमते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हमारी स्टेज होती है मेटाफेज सेल डिवीजन की। तो एग्जाम में आ सकते हैं कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये किस स्टेज में पैक्ड फर्दर मतलब और ज़्यादा कॉइलिंग होती है इसकी, तो आप लिखेंगे मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। मेटाफेज स्टेज में ये और ज़्यादा कॉइल्ड होती है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स, अगर हम इसी को और पैकिंग करें, हम इसको अगर हायर लेवल की पैकिंग करें तो हमें क्या पता चलेगा, इट रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, तो हमें वहाँ पे प्रोटीन्स का और एडिशनल सेट चाहिए होगा, उसको हम बोलेंगे NHC, टर्न योर पेज, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो NHC मतलब ये वो प्रोटीन्स का सेट है जो हमें ज़्यादा और एडिशनल पैकेजिंग में ज़रूरत होती है। तो टिपिकल न्यूक्लियस में सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। तो देखिए अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है कुछ न्यूक्लियस में। अगर क्रोमैटिन मतलब ये जो धागे आपको मैंने बताया ना बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अगर ये बहुत लूजली पैक्ड है ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। अगर यही धागे बहुत ज़्यादा डेंसली टाइटली पैक, जैसे कि मैं धागों को पूरा बांध दूँ अच्छे से पूरा, उसको बोलेंगे हम हेट्रोक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन मैंने आपको बताया था क्या होता है, थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस। अगर ये बॉडीज़ हमारी बहुत टाइटली पैक्ड है तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, और बहुत लूजली पैक्ड है तो बोलेंगे यूक्रोमैटिन। अब एक लास्ट में हमारी लाइन आती है, यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन हमारा ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए बहुत एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शन में हमारा आपको पता है क्या होता है, DNA से RNA mRNA बनता है, तो DNA से mRNA बनाने के लिए हमारा यूक्रोमैटिन बहुत एक्टिव है, इसलिए हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव है। क्योंकि अगर आपको पता है कि हमें DNA से mRNA बनाना है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, सबको पता है। तो DNA से जब हमारा RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, तो DNA को खोलना होगा। अब DNA यहाँ पे ऑलरेडी लूजली पैक्ड है, बता दिया लूजली पैक्ड है तो आराम से खुल जाएगा, फटाफट RNA बनेगा। वहीं हेट्रोक्रोमैटिन में क्रोमैटिन बहुत कंडेंस है, बहुत डेंस है, उसको खोलने में टाइम लगेगा धागों को, धागे खुलेंगे धीरे धीरे तो RNA बनेगा धीरे धीरे। दैट इज़ द रीज़न वाई यूक्रोमैटिन इज मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू हेट्रोक्रोमैटिन। ये आपका हो गया न्यूक्लियोसोम मॉडल।